चलो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, पूरे के पूरे जोश और मोटिवेशन के साथ करते हैं आरंभ। अब बच्चा लिख रहा भैया मोटिवेशन नहीं आ रही। बेटा 2 दिन में एग्जाम है, 2 मार्च, अगर अब भी मोटिवेशन नहीं आ रही तो चल देखो, आई को डायरेक्टली हम आई से स्टार्ट करते हैं। आई के हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, आई के हमारे फीचर्स देखते हैं और आई के पार्ट्स को देखते हैं, वो समझते हैं। आई का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। बार बार ये सवाल, मतलब आई के डायग्राम पे तो सवाल आ ही जाता है, तो इसलिए आई का जो डायग्राम है वो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आना चाहिए। देखो पहली चीज क्या है, हमारी आंखों के सबसे ऊपर होता है क्या, सबसे ऊपर होता है कॉर्निया। क्या होता है भैया? कॉर्निया। कॉर्निया बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्निया का क्या काम होता है? देखो कॉर्निया कहां है, यहां पर, ये जो आप देख रहे हो ना आउटर, ये है कॉर्निया। कॉर्निया का क्या काम है? कॉर्निया ना जो लाइट रे आती है उसको रिफ्रैक्ट करती है। सबसे पहले रिफ्रैक्ट कौन करता है? कॉर्निया करता है। तो कॉर्निया का काम क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अंदर आते हैं, अब लाइट रे आ गई अंदर, रिफ्रैक्ट हो गई, अंदर आ गई। अब जैसे ही वो अंदर आएगी तो उसे मिलेगा एक होल, उसे मिलेगा एक, क्या मिलेगा? होल। और उस होल को हम क्या बोलते हैं? होल को बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल का काम क्या होता है? लाइट की एंट्री जो होती है उस होल के थ्रू होती है। अब प्यूपिल का बड़ा भाई, प्यूपिल का बड़ा भाई कौन? प्यूपिल का बड़े भाई होते हैं यहां पर आइरिस। प्यूपिल के बड़े भाई होते हैं आइरिस। क्यों? क्योंकि प्यूपिल के जो साइज है ना उसको पता है कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। इसलिए आइरिस कौन है? प्यूपिल का बड़ा भाई, ठीक है। अब लाइट रे आ गई। अच्छा एक चीज और याद रखना, यहां पर एक लिक्विड होता है, लिक्विड लाइक का सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? एक्वस ह्यूमर। लिक्विड लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ठीक है। अब लाइट रे आ गई। अब लाइट रे आई कहां पर? इस पे, लेंस पे, लेंस पे आई। अब लेंस का भी एक बड़ा भाई है। लेंस का बड़ा भाई कौन है? बोलो 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 बोलो। मुझे पता है तुम्हारी मोटिवेशन कम जा रही है, थोड़ा फोकस रखो, इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में भी सवाल तो आनी है, ठीक है। सिलेरी मसल्स कौन है? ये देखो, ये जो आपको दिख रहे हैं सिलेरी मसल्स। क्यों? क्योंकि सिलेरी मसल्स क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं किसको? हमारे लेंस को। समझ गए? कॉर्निया में आई, कॉर्निया से आइरिस में आई, आइरिस बोल रहा हूं, प्यूपिल में आई, प्यूपिल का बड़ा भाई आइरिस, लेंस, लेंस के बड़े भाई सिलेरी मसल। अब यहां पर एक लिक्विड है, जिस लिक्विड को हम बोलते हैं क्या? विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं बेटा? विट्रस ह्यूमर। अब जो लाइट है ना वो क्या होगा? लेंस से रिफ्रैक्ट होगी, और ये जो पीछे आप देख पा रहे हो ना, ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन को हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना क्या होती है? एक तरीके की स्क्रीन है जिसपे की इमेज फॉर्म होती है। अब यहां पर एक नर्व्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑप्टिकल नर्व्स। अभी ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं कि जो भी इमेज है ना उसको सारी की सारी को आपके ब्रेन की तरफ ले जाती हैं, और ब्रेन आपकी जो इमेज, यहां पर जो इमेज बनती है ना वो उल्टी बनती है। यहां पर जो इमेज बनती है ना, बहुत ज्यादा शॉकिंग फैक्ट बता रहा हूं, यहां पर जो इमेज बनती है ना वो बड़ी उल्टी बनती है। बट ऑप्टिकल नर्व क्या करती है? ब्रेन की तरफ आपके सारे सिग्नल को उठा 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 ब्रेन पे ले जाती है, और ब्रेन क्या करती है? इमेज को सीधा कर देती है। अब सोचो, अगर ऑप्टिकल नर्व ब्रेन पे नहीं लेके जाती तो आपको क्या दुनिया दिखती है? आपको उल्टी, दुनिया आपको उल्टी दिख रही होती। बट हाँ, ऑप्टिकल नर्व है, ब्रेन है, तो आपको सब कुछ सीधा दिख रहा है। तो ये आपके आई, और यहां पर आपके सबके सबके मैंने जो फीचर आपको बताए हैं वो सबके सब फीचर यहां पर लिखे हुए हैं। एक चीज याद रखना, वो जो आपका रेटिना होता है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन रेटिना के पास क्या होता है ऐसा? तो देखो रेटिना के पास होता है फोटो रिसेप्टर्स। क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर सेल होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं आपके रॉड्स और एक होते हैं आपके कॉन्स, ठीक है। क्या होता है रेटिना के पास? फोटो रिसेप्टर। क्या कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है रॉड, एक होता है कॉन। क्या ये चीज हमें क्लियर है? क्या ये चीज हमें क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। चलिए अच्छा है, पानी का याद दिला दिया, पानी पी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट बस। आओ, पावर ऑफ अकोमोडेशन समझे। देखो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या है यार? एक चीज बताओ, तुम दूर का भी देख सकते हो, तुम पास का भी देख सकते हो, बट लेंस जो है ना उसकी फोकल लेंथ तो एक ही रहनी चाहिए, है ना? ऐसा लगता है ना तुम्हें, बट ऐसा नहीं है। पावर ऑफ अकोमोडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि जो आपका जो आई का जो लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है। कौन कराता है उससे फोकल लेंथ चेंज? सिलेरी मसल। सिलेरी मसल्स। जब आप दूर का देख रहे होते हो, आप जो बहुत दूर का देख रहे हो, तो क्या करता है सिलेरी मसल्स जो होता है ना, वो सिलेरी मसल्स ऐसे मूव, जो लेंस होता है उसको थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। और जो पास का देख के फोकस कर रहे होते हो तो वो क्या करता है, वो जो लेंस है ना उस लेंस को ऐसे मोटा कर देता है, थिक कर देता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन इज द मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ दिस पावर फॉर फोकसिंग ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट्स। कौन कर रहा है ये? सिलेरी मसल। आपकी जो लेंस की फोकल लेंथ है उसके बदलने को हम बोलते हैं क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन।
अब देखो दो पॉइंट होते हैं, एक होता है आपका नियर पॉइंट, एक होता है आपका नियर पॉइंट, एक होता है आपका फार पॉइंट। अब ध्यान से समझ लो, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। एक बात बताओ मुझे कमेंट के अंदर, तुम कितने दूर का देख सकते हो? कितने दूर का देख सकते हो बताओ, कितने दूर का तुम देख सकते हो बताओ, बताएं 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 बताएं, कितने दूर का तुम देख सकते हो? क्या लगता है तुम्हें कितने दूर का तुम देख सकते हो? कितनी भी दूर का? भैया हम तो चांद देख लेते हैं भैया, मेरे लिए तो भैया वही चांद है, मैं तो उसका चेहरा देख लेता हूं चांद के अंदर। सब देख पा रहे हो? तो क्या है मतलब, तुम इनफाइनाइट देख सकते हो। तो मतलब जो आपका फार पॉइंट है ना, कि आप कितनी दूर देख सकते हो, वो क्या है? इनफाइनाइट। अब नियर पॉइंट, एक पेन को लो और अपने पास लाते जाओ लाते जाओ, जब आप इतने पास आओगे ना तो आप देखोगे धुंधला 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 दिखने लग जाएगा आपको, है ना? तो इसका क्या मतलब है, आपका जो नियर पॉइंट है ना वो अराउंड कितना होता है, वो होता है अराउंड 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट मतलब कितना मिनिमम आप किसी भी चीज को क्लियरली देख सकते हो, वो कितना होता है? वो होता है आपका मेजरली 25 सेंटीमीटर के आसपास रहता है सबका। ठीक है, अब ये वाले डायग्राम याद रखना कि जब भी हम दूर का देख रहे हैं तो लेंस क्या होता है? लेंस पतला हो जाता है। देखो लेंस पतला हो गया, बट जब हम पास का देख रहे हैं तो लेंस देखो कैसे थिक हो गया, लेंस कैसे मोटा हो गया। तो ये याद रखना, कॉम्पिटेंसी के अंदर आ जाता है कि एक स्टूडेंट है श्याम और वो अपनी किताब पढ़ रहा है, तो इस समय पर जो उसका लेंस है वो थिक होगा, थिन होगा, कैसा होगा? तो अगर वो पास से पढ़ रहा है तो क्या होगा? थिक। दूर देख रहा है तो क्या होगा? थिन। याद रखेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है? वाई डू वी हैव टू आईज फॉर द विजन? हमारी दो आंखें क्यों हैं भैया? दो आंखों में हम सुंदर लगते हैं इसलिए? नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है। देखो दो आंखें हमारी इसलिए हैं क्योंकि हम ना 150 डिग्री का एंगल देख सकते हैं। 150 पूरा का पूरा हम देख पा रहे हैं। अगर मेरी एक आंख होती है ना, इमेजिन भी मत करो, मैं तो बहुत ही बेकार लग रहा हूँ, बट ठीक है, अगर मेरी एक आंख होती तो मैं देखता किसी चीज को, फिर मैं ना उसको ये नहीं समझ पाता कि वो जो कितनी दूर है, किस हाइट पे है, क्योंकि एक आंख से क्या होगा कि जो इमेज बनेगी ना वो एक ही बनेगी। अब क्या होता है, दो आंखें हैं, दो आंखों से इमेज बनती है आपके रेटिना पे, और आपका जो ब्रेन है वो बड़ी मस्त चीज है, वो क्या करता है कि सारे कॉम्बिनेशंस बनाता है और कितने डिस्टेंस पे इमेज आपकी बनी है, क्या है, सारी चीजें कैलकुलेट कर लेता है। बट अगर आपकी एक आंख होती तो क्या होता? आप चीजों को जज नहीं कर पाते, आप हाइट को नहीं पहचान पाते, आप कितनी दूर है ऑब्जेक्ट आपसे ये नहीं पहचान पाते। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आपकी दो आईज। यहां पर आंसर लिखा भी हुआ है, ठीक है, यहां पर आंसर आपका लिखा भी हुआ है। आर ब्रेन कंबाइंस दी टू इमेजेस इनटू वन एंड टेल अस हाउ क्लोज और हाउ फार दी थिंग्स आर। तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन सब कैलकुलेट कर लेता है। ब्रेन कहता है अच्छा इतनी दूर इतनी पास, इतनी दूर इतनी पास। तो ब्रेन प्यारी चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आ गए हम बड़े इंपॉर्टेंट पोर्शन पे, स्टार मार्क कर लीजिए। और ये है, अब देखो होता क्या है, जब हम शुरू में पढ़ा रहे थे कितने बच्चे थे? 1 लाख। 1 लाख से भी कितने होंगे? 1,10,000 होंगे। अभी कितने हैं? 60,000। होता क्या है बेटा, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भैया सब पढ़ रहे हैं, भैया मेरे नंबर कैसे आएंगे? देखो दोस्त, होता क्या है, सब नहीं पढ़ते, मेरी जान समझो। एक स्टूडेंट आया, उसने शुरू में मेरा लाइट का देखा, उसके बाद वो छोड़ के चला गया, ठीक है, अब वो आगे नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वो थक गया। पर तुम्हारे अंदर वो जुनून है ना, वो एक कीड़ा है, क्या कि भैया नंबर लेकर आने हैं, भैया फिजिक्स पढ़नी है। वो कीड़ा जो है ना, वो जो जुनून है, वही तुम्हारे नंबर लेकर आता है। ठीक है, चलो मायोपिया की बात करते हैं। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटेडनेस। आपको समझाता हूं एग्जांपल के साथ। मायोपिया, मायोपिया के अंदर क्या आता है? माय। देखो माय, इसका क्या मतलब है? मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम है ना। मेरी क्या प्रॉब्लम है? मुझे पढ़ाई करनी है यार, मैं स्टूडेंट हूं, मुझे पढ़ाई करनी है ना। अब एक स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई करनी है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है? उसके साथ प्रॉब्लम आ रही है कि उसके दूर का जो बोर्ड है ना, उसके ना कहीं क्लास पे बहुत दूर बोर्ड रखा है, उसको दिख नहीं पा रहा। तो मायोपिया मतलब मेरी प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम क्या है? मुझे दूर के बोर्ड नहीं दिख पा रहा, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं बट मुझे दिख नहीं रहा। तो मतलब मायोपिया में क्या होता है? दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। तो याद रखना, मायोपिया वो बीमारी है जिसके अंदर आपको क्या होता है ना कि ऑब्जेक्ट्स, जो फार ऑब्जेक्ट्स हैं वो नहीं दिखते, जो नियर ऑब्जेक्ट्स वो तो आसानी से दिख जाएंगे। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होगे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में। एक टेक्निक बता दी, मायोपिया मेरी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम क्या है? बोर्ड देखना। चलिए ठीक है, अब इसमें सवाल कहां पर आता है? पहली चीज, मायोपिया होता क्यों है, रीजंस क्या है? तो इसके दो रीजंस हैं। पहला रीजन है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आपका आई लेंस है ना, वो ज्यादा बेंड अगर कर गया, अगर वो ज्यादा बेंड कर गया तो क्या होगा? मायोपिया। और दूसरा एक और रीजन है, अलोंगेशन ऑफ आईबॉल। अगर आपकी आईबॉल ज्यादा ही अलोंगेट हो गई, पीछे की तरफ ज्यादा खिंच गई, तो क्या होगा? तो मेरा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये दो रीजन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो डायग्राम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम किसका? करेक्शन का। अब मान लो मुझे मायोपिया है, मुझे दूर का नहीं दिखता, मेजरली तुम सबको मायोपिया होगा, तुम चश्मे लगाते होगे दूर का देखने के लिए। अब मायोपिया
जैसे कि एक चश्मा मेरे पास भी है, ऐसे मुझे बता भी दो ये चश्मा कैसा है, वैसे नंबर वाला नहीं है बट मैं ऐसे ही लगा लेता हूँ, बताना जरा कैसा लग रहा हूँ यार, अच्छा लग रहा हूँ क्या? फोटो, एक फोटो ले लो, तुम वो स्टोरियां डालते रहते हो ना, ऐसे आज ऐसे डाल, एक फोटो लेना, कैसा लग रहा हूँ ये तो बताओ, अच्छा लग रहा हूँ? ये अभी आया है चश्मा, मैं देख रहा था, अच्छा लगा मुझे, सही लग रहा हूँ? ठीक है, बढ़िया है। फोटो डाल देना, ऐसे करते हो मेरी, फोटो डाल देना। ठीक है, ठीक है, नंबर वाला चश्मा नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें जैसे मायोपिया है, अब तुम्हें उसका करेक्शन करवाना है, तो जो तुम्हें लेंस लगेगा ना, जो चश्मा लगेगा, उसमें पता है कौन सा लेंस होगा? उसके अंदर होगा हमारा प्यारा 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 प्यारा, बताओ ये कौन सा है? बताओ, अभी बड़ा है, कौन सा है बेटा? कॉनकेव लेंस। याद रखना मायोपिया का करेक्शन कैसे होता है, मायोपिया का करेक्शन होता है कॉनकेव लेंस से, याद रखेंगे, मायोपिया का करेक्शन होता है कॉनकेव लेंस से। और ये जो दोनों डायग्राम है, ये तीनों डायग्राम है, बेसिकली ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे। और स्पेशली ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कहीं ना 3 या 4 साल बाद ये सवाल आ चुका है कि मायोपिया क्या होता है, मायोपिया का करेक्शन कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताओ। तो जब हम यहां पर इस लेंस को लगा देते हैं तो वो क्या करता है कि जो इमेज जो थी, जो हमारी यहां पर बन रही थी, अब वो रेटिना पे वापस बनने लग जाती है। देखो पहले कहां बन रही थी? यहां, अब कहां बन रही है? रेटिना पे। तो यही तो गेम है, यही तो करा है किसने? कॉनकेव लेंस ने। ओके, क्लियर बेटा, ये था हमारा मायोपिया। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा क्या? अगला है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। अब आपको याद हो गया मायोपिया मेरी प्रॉब्लम, दूर की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा? हाइपरमेट्रोपिया वो है जिसमें कि मुझे पास का नहीं दिख रहा है। ये मेजरली जब एज थोड़ी ज्यादा हो जाती है, मेजरली तब होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है? पास का नहीं दिखता, हमें दूर का तो बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। अब ये किस वजह से होता है, इसके रीजंस क्या हैं? तो इसके कॉजेस क्या है, ध्यान से देख लेना। पहला इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है जो कि है कि आपकी जो लेंस होता है ना, उसकी भी थिकनेस पे फर्क पड़ता है। जैसे कि कहा गया, पर्सन विद दिस स्कैनर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, नहीं इधर रीजंस नहीं लिखे, एक मिनट, रीजंस नहीं लिखे, मैं बता देता हूं। देखो इसके अंदर क्या होता है, डायग्राम से समझो, इसके अंदर जो इमेज बनती है ना, वो क्या होता है, बेसिकली रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है। अब इसका मेजरली रीजन ये होता है कि जो आपका आई लेंस है ना, वो पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, जो आपके सिलेरी मसल्स है ना, वो वीक हो गए हैं। क्या हुआ है? आपके जो सिलेरी मसल्स है ना, वो वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से सिलेरी मसल्स क्या है ना, अपने आई लेंस को ऐसे घुमा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जब आपके आई लेंस पूरी तरीके से कर्वेचर नहीं आ पाएगा तो क्या होगा? इमेज नहीं बन पाएगी। तो इसका मेन रीजन क्या होता है? सिलेरी मसल्स का वीक हो जाना, जो कि एज के साथ साथ होते रहते हैं, ठीक है। इसका करेक्शन कैसे होता है? इसका करेक्शन होता है आपके प्यारे प्यारे कॉन्वेक्स लेंस के साथ। वॉइस इज नॉट कमिंग, ऐसा मत करो यार, वॉइस आ रही है ना, एक मिनट। आ रही है भाई, आ रही है भाई, आ तो रही है, बढ़िया है, ठीक है। चलिए, तो आप ये समझ गए। तो इसका हम कैसे करते हैं करेक्शन? इसका हम करेक्शन करते हैं हमारा प्यारा प्यारा कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस को लगाकर, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको मतलब आपका जो नियर पॉइंट होता है वो 24 मतलब पास का नहीं दिख पाता। बेसिकली आपका नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, बट इन लोगों को क्या होता है कि अगर 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर पे भी रखेंगे ना चीजें, तो भी मतलब 25 सेंटीमीटर 30-40 सेंटीमीटर पे भी नहीं दिख पाता, ठीक है। चलिए, क्या है इसका? कॉन्वेक्स लेंस से ये हो जाता है, ये डायग्राम हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया वो कंडीशन है जिसके अंदर मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है, दोनों है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर दूर का भी नहीं दिख पाता, पास का भी नहीं दिख पाता। ये मेजरली जब मतलब बहुत ज्यादा एज हो जाती है, उसके अंदर ये आपके मेजरली प्रेस बायोपिया हो रहा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो आपका आई लेंस होता है ना, जो आपका आई लेंस है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, एज के साथ साथ हो जाता है। और सिलेरी मसल्स का वीक होना भी इसका एक रीजन है, ठीक है। इसका क्योर कैसे है? प्रेस बायोपिया का क्योर कैसे है, कैसे इसको हम बचाते हैं? तो इसका एक सिंपल सा क्योर है जो कि है बाईफोकल लेंस। इसको याद कर लेना, बार बार सवाल पूछा जाता है कि प्रेस बायोपिया का क्योर क्या है, उसका रेमेडी क्या है? तो उसका रेमेडी क्या है? उसका रेमेडी है बाईफोकल लेंस। मतलब कुछ ऐसे चश्मे होते हैं जिसमें एक ऊपर की साइड तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, नीचे कॉन्केव लेंस होता है, ऐसे, जिसके अंदर जैसे कि मान लो एक चश्मा है, ये मान लो एक चश्मा है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसमें ऊपर की साइड एक दूसरा लेंस होगा और ये वाला एक अलग लेंस होगा। तो दोनों लेंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला होता है हमारा बाईफोकल लेंस, ठीक है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है? दोनों होता है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। और कैसे क्योर होता है? बाईफोकल लेंस। आगे बढ़ते हैं। अब 2-3 चीजें इनको बस देख लो, ज्यादा सवाल नहीं आते बट बता देता हूं। एक होती है हमारी प्रॉब्लम जो कि होती है हमारी एस्टिग्मेटिज्म,
एक बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें ना हमें मतलब जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल लाइंस है ना, जैसे ये अपनी क्या है वर्टिकल लाइंस, ये क्या है हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये दोनों एक साथ नहीं दिख पाती। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस एक साथ नहीं दिखती। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है भैया बोलो यार मेरे साथ। इसका सोल्यूशन है आपका सिलेंड्रिकल लेंस। क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंस। एक सिलेंड्रिकल लेंस आते हैं जो कि इसको क्योर कर लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है इररेगुलर शेप्ड कॉर्निया। मेजरली क्या होता है, अगर आपका कॉर्निया जो है ना, जो आपकी बाहर वाली जगह थी, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई ना भैया तो दिक्कत है। तो कॉर्निया में दिक्कत आ जाती है ना, मतलब उसकी शेप बिगड़ जाती है, उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है। ठीक है, अब लास्ट हमारी प्रॉब्लम है जो कि है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है बताएं। कैटरेक्ट जिसको मोतियाबिंद भी बोलते हैं, मोतियाबिंद आपने सुना होगा। इसके अंदर कुछ नहीं होता, जो आपका लेंस है ना, जो आपका आई का लेंस है, वो लेंस ना मिल्की हो जाता है। मतलब उस लेंस के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो लेंस जो है मिल्की हो जाता है, मिल्की हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर का होने लग जाता है, जिसकी वजह से जो लाइट रेज है ना वो इस लेंस में से पूरी तरीके से पास नहीं हो पाती। इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन होता है सर्जरी, जो कि आप देखते होगे मोतियाबिंद की सर्जरीज बहुत जगह हो रही होती है। भैया मेरा नेट खत्म होने वाला है, बेटा शांत रहिए, पढ़ा रहे हैं पढ़ लीजिए, है ना। थोड़ा थोड़ा समय है ना, मतलब वाइट इसमें क्या बता रहा था, मिल्की हो जाता है। मिल्की बोल लो या तो आप क्लाउडी बोल लो, क्लाउडी लिख दो या तो मिल्की लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर। चलिए ये हो गया हमारा कैटरेक्ट। अब बढ़ रहे हैं हम आगे। ये हमारी आई की कहानी थी, मायोपिया की कहानी थी, हाइपरमेट्रोपिया की कहानी थी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट प्रिज्म की तरफ। प्रिज्म क्या होता है, देखो प्रिज्म का काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक चीज बता देता हूं। प्रिज्म का एक डायग्राम है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, वो आप डायग्राम बना बना के प्रैक्टिस कर लो। कितनी बार आ जाता है ना प्रिज्म का डायग्राम, मैं आपको बना के दिखा देता हूं। जैसे कि एक प्रिज्म है ना, आई गेस इसमें पिछले बना भी होगा, 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं, क्योंकि प्रिज्म का डायग्राम इतनी बार आया है। ये वाला देखो, ये सवाल 4 बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है। क्या होता है ना कि जो प्रिज्म का जो रिफ्रैक्शन है ना, उसके लिए बहुत बार सवाल आते हैं कि रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम हमेशा याद रखना कि एक इंसिडेंट रे आती है प्रिज्म में, एक इंसिडेंट रे आती है, वो क्या करती है, रिफ्रैक्ट कर जाती है। अब वापस से वो रिफ्रैक्ट करती है, वापस से वो रिफ्रैक्ट करती है। ठीक है, जैसे हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था। ग्लास स्लैब याद है सबको, है बताओ, ग्लास स्लैब याद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, प्रिज्म का याद रखना कि निकली गई वापस बाहर। अब इसमें कुछ टर्म्स आपको याद रखनी है, जैसे कि अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो मेरी लाइट रे कैसे जाती, ऐसे जाती। मेरी लाइट रे कैसे जाती, ऐसे जाती। ठीक है, ऐसे जाती ना, मेरी लाइट रे ऐसे जाती ना। तो अब इस लाइन को एक बार पीछे खींचो, ये वाला जो एंगल आप देख पा रहे हो ना, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि ड्रॉ अ डायग्राम एंड मार्क एंगल ऑफ डेविएशन। कहां पर होगा एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पर होगा बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। याद रखना है, डायग्राम बार बार बनाकर 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बायोलॉजी के मेजरली डायग्राम आते हैं, फिजिक्स में यही 1-2 डायग्राम है जिन पे सवाल आ जाता है। ठीक है, लाइट गई, रिफ्रैक्ट हुई, नीचे आ गई, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ये हमें प्रिज्म के बारे में याद रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कहां पर थे हम प्रिज्म को पढ़ रहे थे। अब देखो प्रिज्म का सबसे बड़ा काम क्या है, जो कि है क्या, 1 मिनट, हाँ पानी पी लो भैया, थैंक यू याद दिलाने के लिए बेटा, 1 मिनट। सुनो क्या था, प्रिज्म को हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम है, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, जो लाइट है ना, सनलाइट जो है, उसके अंदर 7 अलग अलग कलर है। बचपन में हम देखते थे प्रिज्म का एक हम एक्सपेरिमेंट भी करते थे, जिसमें लाइट हम करते थे और वो लाइट ऐसे 7-7 रंग में आ जाती थी, है ना। तो उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट, की स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जिससे वो लाइट मिलके बनी है उसके अंदर उसका स्प्लिट हो जाना, वो क्या कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब ये वाला डायग्राम भी बेटा देख लो, ये वाला डायग्राम भी देख लो। ठीक है, एक लाइट आई, है ना, क्या हुआ, वो प्रिज्म के थ्रू क्या हुआ, डिस्पर्स हो गई, 7 अलग अलग कलर में हो गई। अब यहां पर 7 अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो गई, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवलिंग इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे क्या है, वॉयलेट, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज। एक ऑर्डर है। इस ऑर्डर को हम कैसे याद करते हैं, इस ऑर्डर को हम याद करते हैं, 1 मिनट जरा आपको ऑर्डर बता देते हैं। विबग्योर, VIBJ, ये ऑर्डर है, विबग्योर, ऐसे याद करो, VIBJYOR। नीचे कौन सा है, वॉयलेट, फिर क्या इंडिगो, फिर है ब्लू, फिर है ग्रीन, फिर है येलो, फिर है ऑरेंज, फिर है रेड, ऐसे इस ऑर्डर में।
क्योंकि इसका अगर डायग्राम आया ना तो सबसे इंपॉर्टेंट उसमें स्टेप होगा कि आप लिख कर आओ कि ये नीचे वाली लाइट रे क्या है, ये वॉयलेट है, फिर इंडिगो है, फिर उसके बाद ये वो सब। तो ये सारी जो चीजें है ना ये आपको लिख के आनी पड़ेंगी, कलर्स, ये इंपॉर्टेंट है। वहां पर आप कलरिंग तो करोगे नहीं, कलरिंग तो करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तो बोर्ड पेपर आ नहीं रहे हैं, बट ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है विबग्योर, इसलिए इसको याद कर लेना। ठीक है, ठीक है, याद है, याद है, ठीक है, क्लियर, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताएं जल्दी जल्दी जल्दी। चलो बहुत बढ़िया, ये एकदम क्लियर हो गया कि आपकी जो लाइट आती है वो डिस्पर्स हो जाती है 7 अलग कलर में, कैसे याद करोगे विबग्योर में। अब एक कॉन्सेप्ट और होता है, इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। इस पर भी सवाल आया हुआ है कि एक्सप्लेन रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। अब देखो एक प्रिज्म से क्या हुआ, लाइट क्या हो गई, डिस्पर्स हो गई, अलग अलग पार्ट में फैल गई। अगर मैंने उसके सामने एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया तो पता क्या होगा, वो लाइट वापस से सीधी चली जाएगी। ये डायग्राम भी बेटा मार्क कर लेना एक बार, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट पे भी बाय चांस सवाल पूछा जा सकता है। एक प्रिज्म बनाना है और एक उल्टा प्रिज्म बनाना है, बस बस बना दी, इसमें तो कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। एक प्रिज्म बनाया, दूसरा प्रिज्म उल्टा बनाया, बस रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट। आई होप ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ रेनबो फॉर्मेशन की टर्म समझते हैं, बट उससे पहले रेनबो फॉर्मेशन में आपको समझाना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखो रेनबो कैसे बनता है, इस पर सवाल भी आ सकता है, तो ध्यान से समझ लेना। इमेजिन करो ये सूरज है, ये मेरा प्यारा 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 दुलारा सूरज है, ये सनलाइट देता है, ठीक है। अब यहां पर है पानी की बूंद, पानी की बूंद बना देते हैं हम ऐसे, ठीक है। अब एक सनलाइट आई, अब एक सनलाइट आई, ध्यान से देखना बेटा, अब एक सनलाइट आई, सनलाइट आई, क्या होगी वो रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी, लाइट थोड़ी सी अपनी रिफ्रैक्ट करी, इधर गई, ठीक है, इधर गई। अब जब लाइट अपनी पानी के अंदर गई तो पानी किसका काम करेगा, पानी काम करेगा प्रिज्म का। नहीं एक प्रिज्म की तरह काम कर सकता है ना, तो क्या होगा बताओ फटाफट, कैसे काम करेगा, ये जो है अपने 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में टूट जाएगा, मतलब यहां पर अलग अलग रंग आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है, टूट जाएगा। अब इस जगह पर क्या होता है, वापस से रिफ्लेक्शन होता है, वापस से रिफ्लेक्शन होता है, वापस से रिफ्लेक्शन होता है, और फिर उसके बाद ऐसे 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 रेनबो आपको अलग अलग 7 कलर दिख जाते हैं, अलग अलग 7 कलर आपको दिख जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है रेनबो फॉर्मेशन का, कि भाई सनलाइट आई, क्या हुआ, एक रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, यहां पर क्या होता है रिफ्लेक्शन, और फिर उसके बाद वापस से रिफ्रैक्शन हुआ, इस जगह पर वापस से रिफ्रैक्शन हुआ, और 7 अलग 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 कलर बन गए। बताओ क्लियर, बताएं भाई। यस बेटा यस, ये जो पार्ट है ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रखेंगे, सवाल बहुत बार स्कूल्स के प्री बोर्ड में इस साल पूछा गया है, क्या पता बोर्ड में भी आ जाए। पहला रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वापस से एक बार और रिफ्रैक्शन, और ऐसे अपने अलग अलग कलर्स बन के आ गए। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ रेनबो बेटा, रेनबो फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, चलिए क्या ही बात है, क्या ही बात है। यहां पर क्या हुआ, एक इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ, और डिस्पर्जन भी हो गया, और रिफ्रैक्शन भी हो गया। क्या क्या बात है, मतलब 3 कॉन्सेप्ट एक साथ हो जाते हैं। चलो अगला कॉन्सेप्ट है मेरा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखो ये जो एटमॉस्फेयर है ना, इसमें क्या है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। उन पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है कि जो मेरी जो लाइट रे आ रही है, वो लाइट रे थोड़ी बहुत रिफ्रैक्ट हो जाती है। क्योंकि क्या होता है कि लाइट रे रिफ्रैक्ट कब होती है, जब मीडियम बदलता है। अब ये मीडियम है, अब ये पूरी तरीके से वैक्यूम तो है नहीं, यहां पर थोड़े बहुत पार्टिकल्स हो सकते हैं। उन पार्टिकल की वजह से जो लाइट है ना थोड़ी बहुत बेंड कर जाती है, और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक, क्या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। याद रहेगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है, क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के थ्रू जो बेंडिंग हो रही है लाइट की, उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखना, अब इधर एक सवाल उठ के आता है, इधर एक सवाल उठ के आता है। अब अगर तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या, तो सभी क्वेश्चंस का जवाब यही होने वाला है। जैसे कि अपने कॉन्सेप्ट आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टाइल, वो अपन सुनते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक तो सबसे घटिया पोएम है। एक बात बताओ मुझे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ये क्या प्रैंक कॉल, किसको प्रैंक कॉल करवा रहे हो सुनो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अरे भाई स्टार लिटिल नहीं है, स्टार बहुत बड़ा है। अगर स्टार लिटिल होता ना तो कभी ट्विंकल होता ही नहीं। अभी समझाता हूं कैसे। स्टार है बहुत बड़ा, जो आपका जो आप स्टार देखते हो बहुत बड़ा है, अल्टीमेट। अब जो स्टार की जो लाइट रेज है ना, वो आती है आती है आती है, जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आती है ना, तो क्या होता है, वो बेंड हो जाती है, बार 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 वो बेंड होती जाती है। उस बेंडिंग की वजह से, किसकी वजह से हो रही है बेंडिंग, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से बेंडिंग 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 बेंडिंग, उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार है वो ट्विंकल 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 कर रहा है।
जबकि स्टार ट्विंकल नहीं कर रहा। क्या हो रहा है, वो जो लाइट रे आ रही है वो बार बार क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है, बट ऐसा सच नहीं है। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर, आगे समझ में, आगे समझ में। पढ़ सकते हो एक बार इसको, बट मैंने आपको समझा दिया तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर बेटा, बताएं फटाफट, बताएं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, क्या बात है क्या बात है। ठीक है, अगला पॉइंट, स्टार सीम्स टू बी हायर देन दे एक्चुअली अपीयर। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीज मैं आपको बता देता हूं। चलो यहां पर वो डायग्राम नहीं होगा, मैं आपको बनाकर ही दिखा देता हूं। रुको, देखो इमेजिन करो, ये है चिंटू लाल जो कि पृथ्वी पे खड़ा है, ये है चिंटू लाल जो कि पृथ्वी, यहां पर है मेरा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये है मेरा स्टार। ठीक है, अब ये जो स्टार है ना, इस स्टार की रेज आएंगी। अब क्योंकि एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से इसकी रेज जो है वो ऐसे बेंड करके आएंगी चिंटू लाल तक, है ना, बेंड करके आएंगी। बट चिंटू लाल को क्या लगेगा, हमारी आइस को क्या लगेगा, हमारी आइस को लगेगा कि एक्चुअल में जो स्टार है वो तो भैया यहां है, वो तो यहां है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि चिंटू लाल बेवकूफ बन गया और चिंटू लाल हम सब है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में जो हमें स्टार दिखता है ना वो एक्चुअल स्टार नहीं है। ठीक है, स्टार एक्चुअली में यहां है, उसकी जो इमेज हमारे लिए बनती है वो कहीं हाइयर बनती है। किसकी वजह से हुआ, रीजन क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सारी कहानी का एक ही निर्णय जो कि है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए बेटा आगे बढ़ जाते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक सवाल आता है, प्लांट डू नॉट ट्विंकल, प्लांट क्यों नहीं करते ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार? क्योंकि भैया प्लांट जो है वो पास है हमारे, प्लांट जो है नियर है, स्टार ना बहुत दूर है, बहुत ज्यादा दूर, प्लांट पास है। ठीक है, इस वजह से प्लांट जो है वो क्या नहीं करते, वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट, एडवांस सनराइज और सनसेट। देखिए 5 मिनट का डिले होता है, देयर इज अ 5 मिनट डिले। मतलब आप ये मान लो कि मैं आपको एक बार बता देता हूं, जैसे कि मान लो वापस से चिंटू लाल का एग्जांपल लेते हैं, वापस से हम ये हमारा चिंटू लाल ये रहा। ठीक है, अब यहां पर है सूरज, ये मान लो अर्थ का हॉरिजन। अब यहां पर है सूरज, सूरज अभी उगा नहीं है, सूरज अभी उगा नहीं है, बट फिर भी मैं सूरज को देख सकता हूं। कैसे बताऊं, देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना। क्या क्या लिख रहे हो, क्या क्या बोल दिया मैंने, प्लांट बोल दिया क्या, प्लेनेट को प्लांट बोल दिया क्या? अरे यार ठीक है यार, तुम समझ गए क्या, हंस हंस रहे हैं? अरे बेवकूफो शर्म कर लो, हंस हो रहे हैं, क्या कर दिया मैंने? अच्छा प्लेनेट को प्लांट बोल दिया और तुम हंस रहे हो। अरे यार एक ही बात है यार, तुम मेरी भावनाएं समझ गए, बस हंस रहे हो बेवकूफ। तुम बेटा पिटने वाले हो मुझसे, तुम मुझे पिटने वाले हो। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो अब जैसे कि मेरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा क्या है, सन है। ठीक है, अब सन एक्चुअली में उगा नहीं है, बट जो सन की रेज है ना वो बेंड होके मेरे पास जाएंगी और इस वजह से मुझे ऐसा लगेगा कि सूरज उग चुका है, जबकि सूरज एक्चुअली में उगा नहीं होता, एक्चुअली में सूरज उगा नहीं होता। हम 2 मिनट पहले सूरज को देख लेते हैं उगने से पहले, 2 मिनट पहले हम सूरज को देख सकते हैं। कैसे, क्योंकि है यहां पर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन याद रखना, सूरज को हम उगने से 2 मिनट पहले देख सकते हैं, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चलिए अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट बचता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत सारी जगहों पर ये सिलेबस से हटा दिया गया है, इस वजह से मैं इसको डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, इतना समझा देता हूं। देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेसिकली होता क्या है, आप उतना समझिए। एक लाइट रे है, एक लाइट रे, एक लाइट रे जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है जा रही है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जो लाइट रे है ना वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर टूटने लगती है। क्या करने लगती है, टूटने लगती है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, टिंडल इफेक्ट। अब देखो होता क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स है, लाइट रे जा रही है, लाइट रे क्या होगी, डिस्पर्स करने लगेगी, टूटने लगेगी, स्कैटरिंग करने लगेगी, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो क्या हुआ, लाइट गई और क्या होने लगी, स्कैटर करने लगी, इधर उधर भागने लगी, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला, टिंडल इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि पहला है मेरा ब्लू स्काई। ब्लू स्काई बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सवाल आ गया कि वाई स्काई इज ब्लू, क्यों, क्योंकि देखो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट ये है, वो जो मैंने आपको विब ग्योर बताया था, इसको याद रखो, विब ग्योर। ठीक है, यहां पर ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जो हैं, ये जो कलर्स हैं, इनकी जो वेवलेंथ है ना भैया, इनकी वेवलेंथ जो है वो कम है, इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, वेवलेंथ जो है वो कम है। ठीक है, जबकि ये वाले जो कलर्स हैं इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, वो ज्यादा है, वो ज्यादा है। ठीक है, इसकी कम है और बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। जो रेड है, रेड रेड की जो है वो बड़ी ज्यादा है। ठीक है, रेड जो है उसकी बहुत ज्यादा है, क्या ये, वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ। अब सुनो, जब स्कैटरिंग होती है ना लाइट की, जो स्कैटरिंग होती है तो सबसे पहले जिनकी कम वेवलेंथ होती है ना वो स्कैटर हो जाते हैं।
जैसे कि इमेजिन करो कि तुम, अच्छा इसमें तो कोई एग्जांपल भी नहीं बैठ रहा, बताओ, इतना घटिया कि कोई एग्जांपल भी नहीं बैठ पा रहा है मेरे हिसाब से। मतलब हाँ, इतना समझो कि जैसे एक लाइट रे जा रही है, तो जिसके पास कम एनर्जी है, जिसके पास कम वेवलेंथ है, वो क्या करेगी, वो स्कैटर होती जाएगी, स्कैटर होती जाएगी, स्कैटर होती जाएगी, ठीक है। और जो जिनके पास हाई वेवलेंथ है, वो क्या होगा, वो स्कैटर नहीं होगा, वो सीधा 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 आगे बढ़ते जाएंगे। अब सवाल आता है, स्काई क्यों ब्लू है? स्काई इसलिए ब्लू है क्योंकि जब सूरज की रोशनी आती है तो ऊपर ही ना, ऊपर की जगह पर क्या होता है कि जितने भी ये जो ब्लू कलर है, इंडिगो कलर है, ये पूरा का पूरा स्कैटर हो जाता है और इस वजह से आपको स्काई ब्लू दिखने लगता है। जबकि जो सूरज की रोशनी आती है वो कैसी होती है, येलो कलर की, येलो कलर की, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ गए क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट की वजह से। अगली चीज है डेंजर सिग्नल। देखो डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं वो हमेशा रेड कलर के बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि रेड की वेवलेंथ हाई है। अब रेड जो है वो स्कैटर नहीं होता, रेड है पावरफुल बंदा, वो कहता है भैया मुझे कौन स्कैटर करा देगा। तो जो डेंजर सिग्नल होते हैं वो बड़ी दूर से दिखने चाहिए, इस वजह से रेड कलर के बनाए जाते हैं कि वो बहुत दूर से भी दिख जाए, क्योंकि रेड कलर तो स्कैटर होगा नहीं, रेड कलर बहुत बाद में जाके स्कैटर होता है। तो रेड है ताकतवर आदमी, वो स्कैटर होगा नहीं और हम आराम से देख पाएंगे। तो इस वजह से डेंजर सिग्नल हमेशा किसके बनते हैं, ठीक है, क्लियर। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है सन्स कलर एंड सनराइज। देखो आपने देखा होगा, वैसे तो आपका जो आसमान है वो नीला है, आसमान नीला है, बट जब सूर्य उगता है, जब सूरज उगता है या फिर सूरज ढलता है तो आसमान रेड कैसे हो जाता है? समझाते हैं चिंटू लाल के एग्जांपल से। ये रहा मेरा प्यारा चिंटू लाल, ये रही मेरी पृथ्वी, ठीक है, और ये रहा मेरा मान लो सूरज, ठीक है। अब जो मेरा सूरज है ना, वो आप ध्यान से देखो, सनराइज या फिर सनसेट के टाइम पे बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है, जबकि डे टाइम पे तो वो एकदम ऊपर है, डे टाइम पे तो एकदम ऊपर है, ठीक है। अब क्या होता है, वो बहुत दूर होता है, तो इसकी जो सनलाइट है ना, इसकी जो सनलाइट है वो आती है। अब इस जगह पर जो ब्लू है ना, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, ब्लू कलर स्कैटर हो जाता है, ठीक है। ब्लू कलर जो है वो थोड़ा सा क्या है ना, वो थका हुआ इंसान है, वो पहले ही स्कैटर हो जाता है। अब धीरे 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 सनलाइट आगे जाती जाती है, आगे जाती जाती है। अब क्या है ना, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो रेड कलर है ना, वो भी स्कैटर होना स्टार्ट कर देता है, और इस वजह से इस जगह पर रेड कलर स्कैटर होता है और आपको दिखता है स्काई इज रेड। क्यों? क्योंकि ब्लू तो पहले ही स्कैटर हो गया भैया, अब रेड की बारी थी, है ना। तो इस वजह से याद रखना, सनराइज और सनसेट के टाइम पे जो डिस्टेंस होता है ना सूरज का, वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लू तो स्कैटर हो जाता है, साथ साथ में रेड भी स्कैटर हो जाता है। और ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग इन दिस होल फिजिक्स। और बताओ क्या चल रहा है, सवाल देखते हैं एक दो। नहीं